अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, घोसी में घमासान होने जा रहा है। 5 सितंबर को घोसी में उपचुनाव है। दारा सिंह चौहान का चुनाव है। दारा सिंह चौहान इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं और अब वो बीजेपी का हिस्सा हैं। और इस उपचुनाव की कहानी भी वही है जो इसके पहले हुआ है कि मुकाबला फिर से आमने सामने का हो गया है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच, और इसके पीछे बाकी दल अलाइज हैं। सिर्फ यही विषय नहीं है, उत्तर प्रदेश में 2 और राजनीतिक विषय बड़ी चर्चा में है। प्रियंका गांधी चुनाव कहीं से लड़ने जा रही हैं, ऐसी चर्चा है। कहाँ से, आज डिबेट में तय करेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। और तीसरा विषय ये है, जयंत चौधरी का आखिर स्टेटस क्या है। आज इन 3 मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नित नए प्रयोग, नित नए एक्सपेरिमेंट्स आपको दिखाई देंगे। उन्हीं में से एक है घोसी का उपचुनाव। घोसी की सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। घोसी की सीट राजनीतिक तौर पर और इतिहास की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है और बड़ी अहम है। लखनऊ की हुकूमत पर कौन काबिज होगा, इसमें घोसी सीट की पहले बड़ी अहम भूमिका हुआ करती थी। और आज भी घोसी सीट पर लखनऊ में बैठे दिग्गजों की आत्मा बसती है। इसलिए घोसी की सीट पर कब्जा करने की मुहिम में लखनऊ वाले अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, जान लगा देते हैं। क्या है ऐसा घोसी की सीट में और क्यों उसके सब पीछे पड़े रहते हैं, क्यों इसके लिए सब जान देना चाहते हैं? कारण, बहन भाइयों, घोसी की सीट में इस बार फिर तय होने जा रहा है कि 1.5 साल के बाद भी और इंडिया अलायंस बनने के बाद अब उत्तर प्रदेश में एनडीए यानी बीजेपी और पीडीए इंडिया अलायंस दैट इज समाजवादी पार्टी, इनके दोनों के बीच की राजनीतिक स्थिति क्या है। दोनों की ताकत बढ़ी या घटी, जनता किसके साथ है, ये भी स्पष्ट होगा। और इस उपचुनाव के बहाने इंडिया अलायंस और पीडीए का एक टेस्ट भी हो जाएगा और एनडीए भी दिखा सकती है कि 9 साल के केंद्र के शासन और 6.5 साल के उत्तर प्रदेश में हुकूमत के बाद भी उसका इकबाल बुलंद है। जनता के बीच उसके राजनीतिक क्षमताओं में कोई कमी नहीं है। और इस घोसी सीट के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं दारा सिंह चौहान, पूर्वांचल के बड़े नेता। पिछड़े समाज में एक बिरादरी है, लोनिया बिरादरी, उसके बड़े नेता हैं। शायद ही कोई राजनीतिक दल हो जहां गए न हो। बीएसपी से सफर शुरू करते हुए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, सपा होते हुए फिर बीजेपी में। बीजेपी को उनकी दूसरी एंट्री है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दारा सिंह चौहान अपने क्षेत्र के, अपने समाज के एक बेहतरीन नेताओं में गिने जाते हैं, अच्छे नेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन इस बार दारा सिंह चौहान की इज्जत फंस गई है। कारण क्या है कि अभी अभी तो साइकिल से जीत के आए हैं, अभी इस्तीफा दे दिया, अब कमल पे वोट मांगने जाएंगे। जनता के मन में इनके लिए प्रश्न होगा। उस ब्लॉक को निकालने के लिए इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बीजेपी का कमिटेड वोट बैंक तो इनके साथ होगा, उनकी अपनी बिरादरी भी इस बार उनके साथ कितना खड़ी होती है यह भी स्पष्ट होगा, क्योंकि दारा सिंह चौहान की राजनीतिक इज्जत पहली बार पूरी तरह से दांव में लग गई है। या तो जीते तो उन्हें बहुत कुछ मिलने वाला है, सौगात और इनामों की बरसात। हारे, राजनीतिक कैरियर शून्य। क्यों? इस्तीफा देकर जा रहे हैं, एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी को। 24 का चुनाव सामने है। दारा सिंह जीतते हैं आसमान पे, दारा सिंह हारते हैं, राजनीतिक कैरियर खत्म। इसलिए इस बार का चुनाव दारा सिंह चौहान के लिए तो जीने मरने वाला बन गया है। अब ये कैलकुलेटेड रिस्क उन्होंने लिया है। अब ये देखना पड़ेगा कि इस रिस्क को स्थानीय घोसी की जनता कैसे लेती है। हम इस पर आज खुली चर्चा करेंगे। 2 और विषय जिनका मैंने जिक्र किया, प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन घोसी का चुनाव बहनों भाइयों इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और वैसे हर चुनाव यूपी में महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो प्रधानी के ही चुनाव क्यों ना हो, चाहे वो नगर पालिका के ही चुनाव क्यों ना हो या उपचुनाव क्यों ना हो। इस बहाने सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को भांपने में कामयाब होता।
एक असेसमेंट जाता है कि जनता किधर जा रही है, पब्लिक की सोच क्या है, उसका विजन क्या है, वो किन मुद्दों के आधार पर वोट कर रही है या उसके मन में क्या चल रहा है। ये चुनाव सिर्फ दारा सिंह चौहान या समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह का चुनाव नहीं है। सुधाकर भी बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, 2 बार इसी सीट से विधायक रह चुके हैं और पिछली बार भी जीते हैं 2020 के उपचुनाव में, तो भी 1700 वोट से हार गए थे। इस बार तो खैर सपा ने दारा सिंह चौहान को ही टिकट दिया था, तो सपा ने अपने पुराने आदमी पे दांव लगाया सुधाकर सिंह पे। लेकिन जो जातिगत इक्वेशन है और पीडीए का अलायंस है, इसका भी एसिड टेस्ट इस चुनाव में हो जाएगा। तो आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। घोसी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित हो गई है। दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं, उनका अपना सामाजिक प्रभाव है और बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम कर रखा है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की आज प्रशासनिक जो कार्यक्षमता है, जो उपलब्धियां हैं, इन सबके कारण संगठनात्मक कौशल से हमें पूरा भरोसा है कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री घोसी के चुनाव में होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलने जा रहा है। दारा चौहान यदि एक बार किसी पार्टी से नहीं लड़ते हैं, 7 बार दल बदल चुके हैं। उनका यही काम है, केवल दल बदलना, इस दल से उस दल में जाना। इसको देहात में मेला घूमनी कहते हैं। लेकिन पार्टी को उन्होंने धोखा दिया है, जनता को धोखा दिया है। इस बार जनता उसका बदला चुकाएगी और कार्यकर्ता भी चुकाएंगे। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी बीजेपी से हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, हेमंत तिवारी जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार और उनके मित्र सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अरुण राजभर एसबीएसपी के जनरल सेक्रेटरी हैं और प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। और थोड़ी देर में डॉक्टर संजय चौहान भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर संजय चौहान जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोनिया बिरादरी के पूर्वांचल के बड़े नेता हैं और उनको मैंने इसलिए बुलाया है हेमंत जी, क्योंकि वो दारा सिंह चौहान के नेचुरल कॉम्पिटिटर हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। संजय चौधरी जी, 7 बार के दल बदलने वाले को आपने अपना कैंडिडेट बनाया, आखिर दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी में लाने की आपकी क्या मजबूरी थी और ऐसी क्या डिस्परेटनेस थी कि आप उनको समाजवादी पार्टी से वापस लाए? कारण देखिए, बात नंबर 1, उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा वैसे ही जैसे विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के राजनीतिक साथी समाजवादी पार्टी को छोड़ना शुरू कर रहे थे, वैसे ही दारा सिंह चौहान जी ने भी समाजवादी पार्टी छोड़ी। उन्होंने भाजपा ज्वाइन की क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का फैसला किया। सीट खाली हुई, वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। इस सीट की पृष्ठभूमि बता रहे थे तो मैं 2-1 बात इसमें ऐड करना चाहूँगा। ये वो सीट है जिस पर 5 बार फागू चौहान जीते हैं, उसके बाद उनके पुत्र जीते हैं और सुधाकर सिंह जी के बारे में आपने कहा कि इस सीट को वो 2 बार जीत चुके हैं। इस सीट को 1 बार जीता है, 1 बार उन्होंने पड़ोस की सीट पर जीता है। नहीं, मेरे ख्याल से 2 बार जीते हैं। तभी समाजवादी पार्टी के, आई थिंक मैं नाम उसका भूल रहा हूं, तब कुछ शायद नथुपुर था इस सीट का नाम, बगल की, है ना? बगल की सीट नथुपुर थी। हाँ, अब वो परिसीमन में घोसी हो गई और है। उसको जीता है जिसमें इस समय फागू चौहान जी के पुत्र विधायक हैं। इसको एक बार आप चेक कर लीजिए जी। बात नंबर 3, यह सैद्धांतिक चुनाव भी है। समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव के पहले पीडीए की बात की है। यह पी पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है। यह एक ऐसी सीट है जो पिछड़ों के एक अति पिछड़े वर्ग की प्रधानता की सीट है। इस पर समाजवादी पार्टी का न तो पी है, न समाजवादी पार्टी का डी है और न समाजवादी पार्टी का ए है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए की राजनीति करने वाले, पीडीए के सबसे महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में पीडीए को छोड़कर जिनको प्रत्याशी बना रही है, उनका मुकाबला। अब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, जनता पार्टी के ऐसा क्या खास है दारा सिंह चौहान में कि आपको जो छोड़कर भरी रोड में चौराहे पे आपसे हाथ छुड़ाकर चले गए हों, आपकी पार्टी का साथ छोड़ दिया हो, मंत्री का पद ठुकरा दिया हो और चले गए थे समाजवादी पार्टी? ऐसा क्या है कि आप उन्हें मिन्नतें करके वापस लाएं?
कुछ तो खास होगा। क्या वो खासियत अवसरवाद है? नहीं, ये वैसे ही खास है जैसे राजनीति में ये भी खास है कि शिवपाल जी तुम जहां चाह चले जाओ और उसके बाद शिवपाल जी अगर लौट कर आए तो समाजवादी पार्टी में स्वागत है। देखिए, लौट कर अगर कोई आए तो उसका स्वागत मुझे लगता है होना चाहिए और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है। वे पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के एक विशेष समुदाय के ऐसे नेता हैं जिसको वास्तव में समाज में इसको इस दृष्टिकोण से क्या देखा जा सकता है कि सत्ता न मिलने की चाह में छटपटाते एक नेता जो किसी भी हालत में मिनिस्टर बनना चाहते हैं, इसलिए आपके पास आ रहे हैं? नहीं, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं उनके बारे में ये आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन एक ये भी नजरिया हो सकता है कि जिस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो वर्ग समाज में विकास की दौड़ में पीछे रह गया है, उस वर्ग की प्रतिपूर्ति अगर विपक्ष के गठबंधन से नहीं हो रही है, जो ये दावा करता है कि वो पी भी है, वो डी भी है और ए को भी साथ लेता है, लेकिन जब प्रत्याशी बनाना होता है तब उस निर्वाचन क्षेत्र में पिछड़े को भी नहीं बनाएगा, दलित को भी नहीं बनाएगा, अल्पसंख्यक को भी नहीं बनाएगा। इस घोसी की सीट पर समाजवादी पिछड़ा पार्टी समाज से ही प्रत्याशी बनाया। दारा सिंह जीत कर आए थे चौहान, उनको रहने देते सर। जो प्रतिपूर्ति आप करवाना चाह रहे थे वह प्रतिपूर्ति समाजवादी पार्टी कर रही थी। मैं फिर जानना चाहता हूं, ऐसा क्या खास है कि आप उनको लाने के लिए सर इतना बेताब रहे हैं? नहीं, वो वहां के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। वो अगर हमारे साथ आ रहे हैं तो हम उन्हें अपने साथ आने से क्यों रोकेंगे? कोई अति पिछड़े वर्ग का नेता जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरे राजनीतिक दल में उसे लगता है कि उसके समाज की प्रतिपूर्ति नहीं हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। आप इसको अवसरवाद के दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं देखते? नहीं, मुझे लगता है कि सैद्धांतिक रूप से इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक राजनीति के आधार पर मुझे लगता है कि इस पर बिल्कुल ठीक बात आपने वास्तव में अति पिछड़े वर्ग व्यवहारिक राजनीति वाली बात आपने बिल्कुल ठीक कही। मैं व्यवहारिक राजनीति वाली बात से आपसे सहमत हूँ। नैतिकता वगैरह की बात पता नहीं ये लोग क्यों इतनी, या कोई क्यों करता है। व्यवहारिक राजनीति होनी चाहिए, इसलिए देश की रिक्वायरमेंट भी है। सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दारा सिंह तो आपको छोड़कर चले गए, कोई तो कमी होगी कि आपको छोड़कर सब एक एक करके जा रहे हैं। और दारा सिंह के मुकाबले इनकी चिंता है कि आपने कोई अति पिछड़ा समाज से नेता भी नहीं दिया वहाँ चुनाव लड़ने के लिए। तो दारा सिंह गए क्यों आपको छोड़कर? देखिए ब्रजेश जी, क्योंकि हम लोग दारा सिंह चौहान जी का बड़ा सम्मान करते हैं और इसीलिए शायद समाजवादी पार्टी ने घोसी से उनको अपना प्रत्याशी बनाया और घोसी की सम्मानित जनता ने उनको विधायक बनाया। जहां तक सवाल आपका जो सवाल है कि आखिर गए क्यों, तो मुझे लगता है कि जब आपने ओपनिंग की, डिबेट की, तो आपने इस बात को स्पष्ट किया कि सरकार की चाहत में उस जनता को धोखा दे दिया, उस नेता को धोखा दे दिया और उस पार्टी को धोखा दे दिया जिन्होंने उनको अवसर दिया, जिन्होंने उनको वोट करके उनको विधानसभा में भेजा। और अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, मैं समझ सकता हूं कि जब से उनको मालूम चल गया भारतीय जनता पार्टी को कि समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी को बना दिया है, तो वो समाजवादी पार्टी की भी पकड़ जानते हैं, वो सुधाकर सिंह जी की भी पकड़ जानते हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और जुझारूपन भी जानते हैं। तो जान रहे हैं कि ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारेगी, इसीलिए वो कह रहे हैं। अब देखिए, पर इस बात का आप कन्विंसिंग आंसर नहीं दे पाए हैं कि पिछड़े समाज की एक सीट पे आपने अपर कास्ट का कैंडिडेट क्यों उतारा है? आप उसका जवाब दीजिए। मैं उसी पे आ रहा था ब्रजेश जी, आपने टोक दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, तो ये समाजवादी पहले नेता नहीं है जिन्होंने पीडीए का नारा दिया है। हां, ये सच है कि यही लड़ाई जो पीडीए माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, इसी लड़ाई को आगे गांधी जी ने किया, इसी लड़ाई को लोहिया जी ने आगे किया, इसी लड़ाई को बीपी सिंह ने, इसी लड़ाई को चंद्रशेखर सिंह ने, इसी लड़ाई को चौधरी चरण सिंह ने, और इसी लड़ाई को जनेश्वर मिश्रा ने, ब्रजभूषण तिवारी ने, मोहन सिंह जी ने, इसी लड़ाई को नेताजी ने।
ओके भाई यही तो लड़ाई आप लड़े। ये कहना चाहते हैं कि पिछड़ा और अति क्या पिछड़ा ये की लड़ाई पीडीए के पक्षधर सवर्ण नेता लड़ेंगे, अपर कास्ट वाले लड़ेंगे, करेक्ट? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिए पीडीए का, और क्योंकि हम सामाजिक बराबरी चाहते हैं, शैक्षिक बराबरी चाहते हैं, राजनीतिक बराबरी, आर्थिक बराबरी और धार्मिक बराबरी भी चाहते हैं, और इस बराबरी की लड़ाई समाजवादी योद्धा के रूप में अलग अलग, कभी लोहिया जी लड़े, कभी बीपी सिंह जी लड़े, कभी चंद्रशेखर सिंह जी लड़े, तो दारा सिंह कभी चौहान की चरण कोई सिंह जी काट लड़े। है? वो जिस बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पास क्या है उनसे मुकाबला करने के लिए? देखिए, दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिस दिन हो गए उसी दिन चुनाव हार गए। आप देखिएगा, हम आपकी डिबेट में आज बैठे हैं और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी हम आप बात करेंगे। घोसी उपचुनाव, एक तो वादा कर लो समाजवादी कि 8 पार्टी के सितंबर को प्रत्याशी काउंटिंग है और आप सुधाकर रहोगे सिंह जी मेरे जीतेंगे। साथ। हम रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। ठीक। और संजय मुझे चौधरी लगता से है मैं कि कहूंगा ये आज भी वादा हम कर लें, जिस हिसाब यही हो जाएगा 8 बजे। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात। हम रहेंगे और आपको और घोसी की जनता को यहीं से आपके कार्यक्रम से धन्यवाद देंगे। ऑलराइट, सुनील जी हमारे साथ बने रहिएगा। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ये जब घोसी वाला घमासान चल रहा है, उसके बीच संजय राउत का एक स्टेटमेंट आया है कि प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से लड़ जाएं तो जीत सकती हैं। कांग्रेस सहमत है इस बात से कि प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए वाराणसी से चुनाव प्रधानमंत्री के खिलाफ? ब्रजेश भाई, प्रियंका जी जहाँ से भी चुनाव लड़े वहाँ से चुनाव जीत जाएंगी, इतना हमारा हर कांग्रेसी कार्यकर्ता का विश्वास है और ये हम लोग श्योर हैं इस बात को। लेकिन उनका चुनाव लड़ना या न लड़ना उनके निजी निर्णय पर है या सीडब्ल्यूसी के बहुत निर्णय पर हंसी आ रही है। अरुण राजभर अभी चुप रहो जरा, अपनी ठीक है बारी ना? पे बोलना। उसका बोलिए सुरेंद्र जी। उसका निर्णय जो है वो श्रीमती प्रियंका गांधी जी और सीडब्ल्यूसी स्वयं करेगी। इसको लेकर के हम कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अपने आप में सच है कि प्रियंका जी जहां से चाहेंगी वहां से चुनाव लड़ेंगी और देश की जनता उन्हें इतना प्यार करती है, वो उनको चुनाव जिताएगी, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। इंडिया का गठबंधन आज इस बार सबको धूल चटाएगा, ये अपने आप में सच है। अभी संजय जी की एक बात लग रही थी तो मुझे बड़ी अच्छी सा लगा, इन्होंने कहा कि ये सिद्धांत की राजनीति है भाई, कि वहां पर पीडीए का गठबंधन, यहाँ पर ये बाद में उसको ठीक कर गए। पर संजय चौधरी को अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने एक वर्ड दिया कि व्यवहारिकता की राजनीति। आखिरी देखिए, फिर वही चीज है कि आप करें तो रासलीला और दूसरा करें वही तो कौन तो सा बोलो वो सर। जो अभी इन्होंने लोकसभा में कहा था इनके एक नेता ने, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ये करें तो व्यवहारिकता की राजनीति, बाकी सब करें तो दल बदल। अभी कल फिर दारा सिंह चौहान जब यहाँ से पार्टी हॉपर होंगे तब संजय चौधरी जी से जरूर पूछिए। अब क्यों होंगे? अभी सरकार है, अब क्यों अरे होंगे? भाई, अभी कुछ नहीं पता। अभी तो आप जान लीजिए, अभी आगे आने वाले समय में थोड़ा सा देखिए। कहते हैं ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। अब सुधाकर सिंह जी की जाति को लेकर के संजय चौधरी जी परेशान हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि आज की डेट में ये अप्रिशिएट करने की जगह पे कि ये घनघोर समाजवादी की जात आप देखेंगे, इंडिया अलायंस की आप जात देखेंगे, इंडिया की कोई जात है? आप भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, पता नहीं क्या क्या बात करते थे। आज ये बात कर रहे हैं आपकी बिरादरी को टिकट मिला इसलिए तो नहीं आप डिफेंड कर रहे हैं? मेरी बिरादरी, मेरी तो हिंदुस्तानी बिरादरी। हाँ, मेरी बिरादरी को टिकट तो इन्होंने भी दिया, उन्होंने भी दिया, दोनों ने मेरी बिरादरी को टिकट दिया। मैं तो बताऊं कि सुधाकर सिंह मेरी बिरादरी के हैं, लेकिन क्या दारा सिंह मेरी बिरादरी के नहीं है? वो भी तो इंडिया की बिरादरी के हैं, अभी छोड़ के गए इंडिया को, कोई बात अभी थोड़े दिनों बाद आ जाएंगे। लेकिन हमें तो एक चीज की हैरानी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी व्यवहारिकता के नाम पे सुविधा की राजनीति क्यों करती है? क्यों संजय चौधरी को नहीं लड़ाती? क्यों संजय चौधरी को एमएलसी नहीं बनाती? क्यों संजय चौधरी को एमपी नहीं बनाती? क्यों? इसलिए नहीं बनाती है कि ये उनके खांचे में फिट नहीं होते। सर, ये वाला लॉजिक समझ में, कल को वो भी तो पलट के आपसे यही बात करेंगे। क्या वो? हाँ, मेरे को तो मेरी पार्टी यही वाला सवाल वो आपसे कर लेंगे। मैं जवाब देता हूं, इसका भी जवाब। मेरे पास अवसर था, मैंने डिक्लाइन किया। मेरे पास तो अवसर था, मैंने डिक्लाइन ठीक किया। है, अभी वो भी कह देंगे नहीं, उन्हें मिनिस्टर बनाया जा रहा था, उन्होंने स्वेच्छा से मना किया। अगर संजय चौधरी, हाँ, अगर उसको मुझे कहीं और अपर हाउस में, वो उत्तर प्रदेश में ताकत नहीं, हमारे पास 2 ठो विधायक है,
लेकिन sir. झौवा भर विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, झौवा भर विधायक हैं। ये लरऊ राम को, घरऊ राम को, भगेलू राम को, सर क्या प्रॉब्लम है आपको भगेलू राम और घरेलू राम सुन से? लीजिए, वो वही मैं बता रहा हूं, वो पार्टी हॉपर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के कमिटेड कार्यकर्ता को एमएलसी बनाए, हमें खुशी होगी। भारतीय जनता पार्टी के कमिटेड कार्यकर्ता को राज्यसभा में बनाए, खुशी होगी। लेकिन जब पार्टी हॉपर्स को वो लोग बनाते हैं संजय चौधरी की जगह, मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं SBSP। हमें दुख होता है कि संजय चौधरी जैसे कमिटेड वर्कर जो हैं वो ना राज्यसभा जा सकते हैं, ना विधान परिषद जा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके साथ डिबेट कर सकते हैं। और क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता अवसर मिलना भी बहुत बड़ी बात है की राजनीति कि हर रात आपको लोग, लाखों लोग सुने लाइव। ये अवसर बहुत बिरले लोगों को नसीब होता है सर। आप सब लोग, हम सब लोग बड़े लकी लोग हैं सर, संजय जी कि ईश्वर ने ये मौका दिया कि अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचा सकें। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं। सर एक सेकंड नहीं चाहते हैं कि वो राज्यसभा पहुंचे? क्या संजय जी नहीं चाहते विधान परिषद पहुंचे? इस पैनल में मुझे छोड़ के आप सब मिनिस्टर बन जाओ सर। अरुण राजभर को बुलाया जाए स्क्रीन पर। थैंक यू। पार्टी हॉपर्स को नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। अरुण राजभर SBSP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। ये जब राजपूत जी बोल रहे थे तो बड़ी हंसी छूट रही थी। क्या प्रॉब्लम है भाई? बातें ज्यादा कर रहे हैं, खाली टीवी पर ही बोलना जानते हैं, जमीन की हकीकत इनको पता नहीं है। और ये कह रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी के खिलाफ भी लड़ेंगे, आदरणीय प्रियंका गांधी जी तो चुनाव जीत जाएंगे। अरे भैया, पहले भी एक लोग दावा करके लड़ाई लड़ करके देख लिए हैं। बनारस की जनता जो है बड़ी समझदार है। वो ये जो घमंड में बोलते हैं लोग ना, इनको घमंड में ही समझाने का प्रयास बनारस की जनता कर देती है। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी का फैसला होता है वो कहाँ से लड़ाएंगे, कहाँ से नहीं लड़ाएंगे। अब तक तो इतिहास में 1-2 ही सीट जीतते आए। जरा लौटो घोसी और ये बताओ कि आपका कुछ स्टेक पे है वहां पे या नहीं? आप क्या बीजेपी के लिए प्रचार करोगे? इसी चुनाव सुना आपके भी 30-40 हजार वोट हैं आपके समाज के। अरे अब तो सुनिए, इसी चुनाव में ये जितना ये विपक्षी एकता बन रही है, इसी चुनाव में फैसला हो जाएगा। और आप भी तय कर लीजिएगा कि ये सेमीफाइनल है, मान लीजिएगा इसको। ये 2024 का एक छोटा सा सेमीफाइनल होगा, एक छोटे से इलाके का एक छोटा सा चुनाव होगा और पूरे प्रदेश का चुनाव नहीं होगा। वहीं से नब्ज आप टटोल लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश या देश की जनता किसके साथ जा रही है। 2022 में 1,07,000 वोट। इस बात की क्लैरिटी दीजिए कि क्या SBSP और ओम प्रकाश राजभर दारा सिंह चौहान के लिए कैंपेनिंग करेंगे घोसी में? आप अभी तो मैं शुरू किया हूं, तब तक आपने सवाल कर दिया। मैं तो कह रहा हूं कि 2022 में 1,07,000 आदरणीय दारा सिंह चौहान जी वोट पाए थे और 85,000 बीजेपी वोट पाई थी। उसमें से समाजवादी पार्टी का 55,000 वोट खाली हटा दीजिए, 50,000 वोट से आदरणीय दारा सिंह चौहान चुनाव जीतेंगे। ये नोट कर लीजिए, आज मैं बता रहा हूँ 50,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। और वहां लड़ाई में विपक्ष का नेता खाली लड़ने के लिए झंडा लेकर टिमटिमाएंगे, लेकिन घोसी की जनता जिनको प्रत्याशी समाजवादी पार्टी बनाई है, इनकी जाति के लोग खुद उनको वोट नहीं देंगे। आप उठाकर देखिएगा समीकरण। पर मुझे कोई बता रहा था कि लुनिया बिरादरी वहाँ 36,000 है और राजभर बिरादरी के 40,000 से ज्यादा वोटर हैं। ऐसे मसले पर तो आपके समाज की दावेदारी अधिक मजबूत थी। नहीं, हम तो कह रहे हैं, हम तो अलायंस पार्टनर हैं और हमने फैसला किया। आदरणीय दारा सिंह चौहान जी हम लोग साथ आए और माननीय मोदी जी के विकास यात्रा के साथ खड़े हुए, योगी आदित्यनाथ जी की विकास यात्रा के साथ खड़े हुए। और 16 तारीख को आप देखिएगा, 16 तारीख को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आदरणीय दारा सिंह चौहान जी के साथ जा रहे हैं जनसभा करने के। और वहीं आप देख लेंगे और वहीं विपक्ष के जितने। पर आप जब पिछली बार गए थे, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो दारा सिंह चौहान के लिए साइकिल पर वोट मांग रहे थे। इस बार आप दोनों लोग कमल के लिए वोट मांगेंगे। आपको असहज नहीं लगता जब आप ऐसा करते हैं? तो देखिए, हमारे समाज के लोग बहुत समझदार हैं। 2017 में भी मैंने बीजेपी के लिए ही वोट मांगा था। मैं समाज का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। आप लोग असहज महसूस करते हैं या बिल्कुल असहज, कोई फर्क नहीं पड़ता? वो इस बात से मतलब जनता को कन्विंस करना, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टियों का काम होता है। और जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता, मतलब ऐसे कैसे कर लेते हैं आप लोग? जनता का काम होना चाहिए। लेकिन जिनको प्रत्याशी बनाए, इन्होंने हत्या किया है। ब्राह्मणों का हत्या करके आप सोचेंगे कि हम फिर से घोसी में नेता बन जाएंगे, तो ये तो संभव नहीं है। और ये सोच रहा है कि हमारी बिरादरी के लोग भी वोट दे देंगे। वो ऑलरेडी बीजेपी के साथ खड़े हैं। आप देखिएगा चुनाव में ये सभी लोग बैठे हैं, जितने पैनलिस्ट। कहिएगा चुनाव प्रचार में चलेंगे, पता चल जाएगा कि जनता किसके। हाँ, 2-4% है जो यूट्यूबर है, जो चिल्ला रहे हैं, पे कर रहे हैं। कुछ समाजवादी के हैं, कुछ कांग्रेसी है, कह रहे हैं कि नहीं हम हरा देंगे, तो विरोध है, तो ये है, कहीं कुछ नहीं है। अभी हम भी घूम करके आए हैं
जनता का आशीर्वाद इतना तगड़ा बन रहा है, हर गांव में मैं देख रहा हूं कि लोग नहीं ये नहीं कह सर, रहे हैं आप कि माननीय समझे नहीं, प्रकाश राजभर जी कैसे जिधर जाएंगे, मतलब हमारा पब्लिक वोट को उधर जाएगा। कन्विंस करते हैं कि पिछली बार हमने साइकिल पे कहा था, इस बार इन्हीं व्यक्ति को कमल पे दो, तो कैसे कन्विंस करते हैं, थोड़ा बताइए हमें। देखिए, जनता के बीच में कि भाई देखो, हम समाजवादी पार्टी के साथ वर्तमान में रह करके हम ना तो आपकी सुरक्षा कर सकते हैं, ना आपको कुछ दिला सकते हैं। सरकार इस समय वर्तमान में है, हम जनता के कल्याण के लिए सरकार योजनाएं दे रही है, आप उसका लाभ लेना चाहते हैं और आपको 5 साल लाभ लेना है। ओके, आपकी मतलब ये सुरक्षा करना कन्विंस है। करते हैं कि अगर लाभ चाहिए, सुविधा चाहिए, तो जो सत्ता में है उसके साथ आओ, करेक्ट? नहीं, ये नहीं है। आप ये है कि आपका नेता लड़ने वाला हो और उन नेताओं के करीब हो जहां से समाज की सुरक्षा होती है। ओके, अब बताइए, आदरणीय दारा सिंह चौहान इतने बड़े नेता हैं, अति पिछड़ों के, ये जो अभी एक चौहान जी का नाम बता रहा है, किसी गांव में चले जाए 200 आदमी चौहानों को नहीं उठा सकते, जिनका अभी नाम इससे पहले हाँ, आप संजय चौहान जी को। हाँ, 200 चौहानों को लीडर नहीं है, लेकिन बात करेंगे कि हमारे साथ 50,000 चौहान। अरे भैया, हम भी उसी का जिले में है जहां आप आपका उनको घर है। अपमानित करने का प्रयास न करो, वो भी अति पिछड़ा समाज से हैं और नहीं, वो हम सब ठीक लोग है। उनका रिगार्ड करते हैं। मैंने तो बड़े नहीं, हाई राजनीति तो वोल्टेज कर से रहे उनका हैं, नाम लेकिन लिया गलत कि दिशा भाई में राजनीति कर रहे हैं ना। आप ऐसे किसी को ना कहें, कल को आपको भी तो लोग कह सकते हैं, तो इस तरह आप किसी के देखिए, उपहास क्या है ना कि करें। वो समय समय पर जनता के बीच में जाते हैं और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रतिदिन जनता के बीच में रहती है। फर्क इतना है कि जो चुनाव के समय दिखते हैं और कुछ लोग चुनाव में बराबर लगे रहते हैं, जनता के बीच में बराबर लगे रहते हैं, और हमारे नेता तो बराबर 24 घंटा सुख दुख में खड़े रहते हैं। और जनता को क्या लेकिन चाहिए? दारा सिंह उनका चौहान काम की होना एक मायने चाहिए। में मैं तारीफ करूंगा और आपको भी सीख लेना चाहिए कि वो इस्तीफा देकर गए समाजवादी पार्टी से। ऐसा नहीं कि कोई इधर भी चिपके रहें और उधर भी लिपट जाएं, गंदगी वाला काम नहीं किया, खुल के इस्तीफा दिया और चले गए। जनता को तो स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि भाई अब हम इनके साथ नहीं है, हम इनके साथ जा रहे हैं जहां आपका काम होगा। और आपने भी यही काम किया, डंके की चोट पर आप गए और आप देखिए अब आप कह रहे हैं कि आप पब्लिक को कन्विंस करेंगे कि वो इनके लिए इस बार इस वाले निशान पे दें। अरे आप 16 तारीख को देखिएगा कि कोपागंज में, उसी घोसी विधानसभा में ब्लॉक है कोपागंज, वहां सिर्फ हमारे लोग रहेंगे और आप कैमरा भेज दीजिएगा, देख लीजिएगा तो वही लड़ाई साफ हो जाएगी। सिर्फ हमारे लोग का क्या कोई मतलब लड़ाई है? नहीं है। क्या बीजेपी के पास वहां लोग नहीं है? वो तो मेरे समर्थक कह रहे हैं कि हम इकट्ठा होंगे, बाकी लोग आएंगे अलग विषय ठीक है। बात। लेकिन जो हमारे समर्थक है, हमारे कार्यकर्ता है, उनका उत्साह इतना है कि वो कह रहे हैं कि हम अकेले यहाँ जो मैदान है उसको हम भर देंगे। और वही उनको संदेश कोई दे प्रॉब्लम देंगे नहीं है कि दारा सिंह ने इस्तीफा दे दिया और इधर आ गए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, वो हम लोगों के करीब हैं, हम लोग ओके। एक साथ काम करते हैं और बहुत हम शुक्रिया लोगों की आपका। हेमंत विचारधारा तिवारी एक है। उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ भी हैं। हेमंत जी, शुक्रिया आपका। एक तो घोसी पर आपका विश्लेषण समझना चाहता हूं और दूसरा इस पॉलिटिकल मूव से किसको फायदा है और किसको नुकसान है। देखिए, घोसी में एक लाइन में चीज़ों को समझ लीजिए, एकदम आसान किसी के लिए नहीं है, लड़ाई है, लेकिन लड़ाई कितनी है, कौन जीतेगा, ये खाली इस बात पर निर्भर करता है कि बहन जी यानी मायावती का स्टैंड होता है। मायावती के स्टैंड की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मायावती कैंडिडेट को करीब 56,000 के आसपास वोट मिले थे पिछले असेंबली इलेक्शन में, और मायावती यानी बसपा के टिकट पर वहाँ से जो मेघालय के राज्यपाल हैं, भाजपा के बड़े नेता रहे हैं, बाद में फागू चौहान विधायक रह चुके हैं, तो बीएसपी को आप एकदम इग्नोर नहीं कर सकते। दो परिस्थितियां हैं, जैसे पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो दावा अखिलेश यादव का है, अगर पीडीए के उनके दावे के सही मान लें तो वहाँ कोई चुनाव ही नहीं है, फिर टोटल वोट्स का आधे से अधिक वोट तो यही हो जाते हैं। जहाँ 85,000 के आसपास मुसलमान हों, 70,000 के आसपास दलित हों और इतने पिछड़े हों, तो वहाँ कोई दूसरा तो बचता ही नहीं। तो आपने एक शब्द कहा था कि लिटमस टेस्ट होगा, ये भी जांच लिया जाएगा कि पीडीए का कितना प्रभाव है। एक छोटी जगह से टेस्ट तो छोटी छोटी यूनिट से होते हैं, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है कि क्या मायावती कोई कैंडिडेट उतारती हैं जो बाई इलेक्शन से परहेज करती रही हैं। अगर मायावती ने आजमगढ़ के बाई इलेक्शन की तरह, जो गुड्डू जमाली को उन्होंने कैंडिडेट दिया था, शाह आलम और गुड्डू जमाली, जिन्होंने पूरा प्रदेश बदल दिया, धर्मेंद्र यादव एक चुनाव हार फैक्टर मान गए, के चलें कि मेवा मायावती चुनाव वहां से जीत गए। कैंडिडेट नहीं देंगी, तब इस परिस्थिति में अब हम लोग चर्चा करते हैं। जी, अगर मायावती कैंडिडेट नहीं देती, हालांकि आप ध्यान रखिएगा आजमगढ़ उपचुनाव
और यहाँ के उपचुनाव में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, मायावती ने वहाँ गुड्डू जमाली कैंडिडेट दिया था और यहाँ जिनको करीब 56,000 वोट मिले थे, जो बीएसपी के बड़े नेता वहाँ के हैं, जो पिछली बार कैंडिडेट थे, जावेद इकबाल शायद नाम है, अगर वो आ जाते हैं तो क्या परिस्थितियाँ बनेगी। इसका मतलब कि मायावती जी का पिछले कुछ समय से जो एटीट्यूड रहा है, जो उनकी स्ट्रेटजी रही है, उनके जो मूव्स रहे हैं, जो कहीं न कहीं भाजपा को फायदा देते दिख रहे हैं, अगर मायावती ऐसा करती हैं तो फिर तो विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सीट है निकल जाएगी। ये सही बात है कि वहाँ के फागू चौहान के बाद बड़े नेता दारा सिंह चौहान हैं, और दारा सिंह चौहान इसलिए नहीं भाजपा में आए हैं कि उनको एक सीट बढ़ानी घटानी है या उनको मंत्री बनाना है। दारा सिंह चौहान या ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी में लाने के पीछे 2024 का इलेक्शन है। इन दोनों लोगों के आने से कम 7 सीट ऐसी है, ये 2014 वाला फार्मूला दारा सिंह चौहान दो सीट को प्रभावित, 14 और 17 वाला। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अगर गणित की दृष्टि से देखें तो वाकई वहाँ टक्कर सीधे सीधे दिखती है। सुधाकर सिंह का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है जी। फागू चौहान से जब सीट खाली हुई 2019 में और विजय राजभर को कैंडिडेट उन्होंने बनाया, तो मुझे लगता है कि मुश्किल तमाम 1800 वोट से चुनाव जीत पाए थे। तो सुधाकर सिंह कहा, लेकिन तो दारा सिंह चौहान के लिए ये सीट केकवाक है या फिर ये सीट अभी फंसी हुई है हेमंत जी? मेरा अभी भी मानना है कि लड़ाई वहां कठिन है। ओम प्रकाश राजभर के आने और वहां सक्रिय होने की स्थिति में दारा सिंह चौहान के पुनः भाजपा में आने की दशा में, कैंडिडेट बनने की दशा में कुछ अपर हैंड भारतीय जनता पार्टी का बनता है। लेकिन ये मान लेना कि किसी के लिए केक वॉक है, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू हेमंत जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीरेंद्र जी भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। आज 3 बड़ी खबरें हैं जिसमें घोसी को लेकर बड़ी चर्चा है और वहाँ का जो घमासान है वो बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। घात प्रतिघात पितरघात सब कुछ आपको घोसी के चुनाव में दिख जाएगा। किसी के लिए कोई वोट मांग रहा था, आप किसी के लिए वोट मांगे जाएंगे। जो साइकिल से विधायक आए थे अब वो कमल से विधायक बनना चाहते हैं। घोसी का संदेश क्या है? दारा सिंह चौहान की इतनी उपयोगिता क्यों है कि उनको अखिलेश यादव हो या फिर बीजेपी हो, दोनों अपने साथ लाना चाह रहे थे? और इस चुनाव में किसका क्या क्या दांव पे लगा हुआ है? देखिए, दारा सिंह एक अवसरवादी नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में माने गए हैं और उन्होंने जब जब मौका पाया सत्ता के खातिर उन्होंने दल बदला है। तो ये तो चरित्र और नैतिकता की बात हुई। अवसरवाद की बात यह है कि दारा सिंह की ज़रूरत, चुनाव वो लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन भाजपा में एक बड़ा बदलाव है कि जो लोग उनको छोड़ कर गए उनसे वो नफरत नहीं करती, वो उन्हें दोबारा वापस ले लेती है और उनको फिर पद और प्रतिष्ठा देने में कोई कसर नहीं रखती। तो जो सियासत में नैतिकता, आदर्शवाद, ये सब बातें हैं, ये सब नेता जानते हैं कि वो कोई इसको स्थापित करने नहीं आए हैं। सत्ता की लड़ाई है, सत्ता में रहोगे तो पहचान रहेगी। लेकिन ये चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। अगर मायावती कैंडिडेट नहीं लड़ाती हैं तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? मायावती अगर कैंडिडेट लड़ाती हैं तो उसका नुकसान किसको होगा? ये चीज़ अभी आने वाले दिनों में जब नामांकन शुरू होंगे पता लगेगा। देखिए, उपचुनाव तो माने जाते हैं कि सरकार के चुनाव हैं, सत्ताधारी दल चुनाव जीतता है, लेकिन विपक्ष ने भी तगड़ा कैंडिडेट दिया है। इन सब के इतर घोसी में चुनाव हो रहा है। राजभर जब से एनडीए का हिस्सा बने हैं उसके बाद ये उनका पहला चुनाव है, उनके इलाके का चुनाव है। प्रतिष्ठा तो उनकी भी काफ़ी इसमें दांव पर लगेगी, क्योंकि इसी चुनाव के नाते मंत्रिमंडल का विस्तार भी रुका हुआ है। ये बार बार अलग अलग मंत्री को शपथ दिलाएंगे नहीं, तो सोचते हैं कि राजभर को शपथ दिलाए और तब तक दारा सिंह भी जीत जाए, और उधर अगर जयंत चौधरी भी कुछ मामला बने तो सबको एक साथ शपथ दिलाई जाए। रोज़ रोज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घोसी में मुख्तार अंसारी का बड़ा प्रभाव है। उनका बेटा भी विधायक है,
सुभाषपा की पार्टी से, अब उसको भी जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव में सबका मदद ली जाती है। वहाँ पर अपराधी हो, कोई शरीफ हो, इसमें बड़ा भेदभाव ज़्यादा नहीं किया जाता क्योंकि वोट की बड़ी महत्व है। तो ये जो उदारता है, ये जो बदलाव है, बीजेपी इस बदलाव के साथ दारा सिंह चौहान को लेकर आई है। बहुत बार बहुत सारे फैसले राष्ट्रीय पार्टियों में सब केंद्र से होते हैं, प्रदेश वालों की ज़्यादा इच्छा पूछी भी नहीं जाती और न प्रदेश को बहुत कुछ कहने का अधिकार होता है, उसको मानना पड़ता है केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों को। तो आप दारा सिंह चौहान की उम्मीदवारी को उस रूप में भी देख सकते हैं। वैसे ये ज़रूर है कि अगर दारा सिंह इस्तीफा न देते और बीजेपी में चले जाते तो उन पर दल बदल कानून लग जाता। मंत्री वो बिना विधायक हुए बन नहीं सकते थे, विधायक उनको कहीं ना कहीं से बनना था। तो ये चुनाव में तो वो गए ही इसीलिए हैं कि मंत्री बने आगे चलकर, लेकिन इसका परिणाम तो आएगा, तब पता लगेगा कि क्या सही था क्या गलत था। ब्रजेश जी, घोसी का उपचुनाव के नाते मंत्रिमंडल का विस्तार टला, ये बात एकदम साफ है। और ओम प्रकाश राजभर को अब दारा सिंह का चुनाव जिताना, ये भी एकदम साफ है। और शपथ तभी हो पाएगी जब दारा सिंह जीत के आ पाएंगे, क्योंकि मामला वहीं लटका है। लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। बीजेपी के नेता दलितों के यहाँ जाकर भोजन करते हैं, हमने बहुत बार देखा। केंद्रीय मंत्री से लेके प्रदेश के बहुत सारे नेता जाते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी ने एक दलित को अपने घर पे बुला के खाना खिलाया। देश की सियासत में एक नई तरह का ये आप तस्वीर आपने देखी होगी। अब ये बीजेपी, मैं तो शुरू से कहता हूँ किसी के घर क्यों जाते हो खाना खाने, अपने घर बुलाओ और अपनी डाइनिंग टेबल तो रामेश्वर को खाना ये खिलाने होना के चाहिए। बाद अब ये नई परंपरा शुरू हो। हाँ, बीजेपी के सामने भी थोड़ी ये चुनौती आएगी कि भाई अभी तक तो उधर खाया, अब इधर बुलाना पड़ेगा। लेकिन सब सियासत है, राजनीति है, वोट की खातिर चीज़ें चलती हैं। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा भी समीकरण नहीं है कि बीजेपी दारा सिंह को न जितवा पावे। उसके पास देखिए सरकारी मशीनरी है, नेता है, तमाम सारे सत्ता में रहने के तमाम फायदे होते हैं। ये जरूर है कि एक बार साइकिल पे मांगा, एक बार कमल के फूल पे मांगा, पहले दारा सिंह हाथी पे भी मांग चुके हैं। वो कई जगह सब दल में रहे हैं। राजपूत जी के यहाँ भी थे कुछ टाइम। हाँ, तो ज्यादा कुछ उनके पास थे। बचा नहीं, उनका अनुभव पर्याप्त है इस मामले में। बहरहाल सुनिएगा जी कि मिलना इत्तेफाक था, बिछड़ा नसीब में था। वो उतनी ही दूर चला गया जितना करीब था। और सितम तो ये है कि वो हमारी सफ़ों में शामिल था, जो चिराग बुझने से पहले ही खेमा बदलने में माहिर था। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक और इनपुट हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं घोसी में मचे घमासान को लेकर। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के यूनिट के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी। अगला सवाल ये है कि ये तो अपर कास्ट कैंडिडेट देकर भी ऐसे ललकार रहे हैं जैसे ही आपको हरा ही देंगे। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है सुनील साजन को? नहीं, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये इनका परंपरागत दोष है। हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था, ये 400 सीट ला रहे थे। हमने अभी भी देखा है कि इसी प्रकार की घोषणा करते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी का एक चलन है कि गुब्बारे में इतनी हवा भर दो कि वो अपने आप फूट जाए, और ऐसे गुब्बारों को हमने चुनाव दर चुनाव फूटते देखा है समाजवादी पार्टी के ऐसे अभियानों को। तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की अतिशयोक्तिपूर्ण बयान ये 8 तारीख को आपको चुनौती दे रहे हैं, तो क्या आप इनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए उपस्थित रहेंगे 8 बजे 8 तारीख को? नहीं, निश्चित रूप से रहूंगा। साजन भाई, क्या खुद अखिलेश यादव जी की चुनौतियों को तो आपने भी देखा है ब्रजेश भाई, हमने भी देखा है, सबने देखा है, देश दुनिया ने देखा है कि ऐसे अतिशयोक्तिपूर्ण बयान के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम 400 की 400 सीट ला रहे हैं
और बार बार लगातार सब लोग उसको बोलते रहे, तो ये तो देखा है और इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। कोई बड़ी बात हो तो उसे समझा जाए, हर चुनाव के पहले ये ऐसे ही कहते रहते हैं और हर चुनाव का परिणाम वैसे ही दिखता रहता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हम भी बैठेंगे, आप भी बैठेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि घोसी उपचुनाव दारा सिंह चौहान जी कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे। इसमें मुझे नहीं लगता। अब आपने जो कि 50,000 वाली बात वहां की कही, राजनीतिक, ये अरुण राजभर हैं, ये बार बार कह रहे हैं हमारे लोग हमारे लोग हमारे लोग, इसका क्या मतलब है? नहीं, वो हमारे साथ है और हमारे साथ हैं तो उनका भी इसमें सहयोग रहेगा। आप पहले जिस पर संशय कर रहे थे कि क्या ओम प्रकाश राजभर जी दारा सिंह चौहान जी के चुनाव में जुटेंगे, उन्हें जिताएंगे, लेकिन पूरी चर्चा में निष्कर्ष तो यही निकल कर आ रहा है कि निश्चित रूप से वो भी इसमें शामिल रहेंगे, जीत में शामिल रहेंगे, वो मेहनत करेंगे, प्रत्याशी को जिताएंगे। और अच्छा, आज आप सारे संशय दूर कर रहे हैं तो एक और बड़ा सवाल है, उसका भी संशय खत्म कर दीजिए। जयंत चौधरी, नहीं, निश्चित रूप से मुझको लगता है कि पूत के पांव पालने में ही दिखने लग जाते हैं और राज्यसभा के चुनाव के समय मुझे लगता है कि उसके कुछ संदेश मिले हैं और जो संदेश है उसके आधार पर हम लोग, पर वो तो साफ साफ मना कर रहे हैं और आप कह रहे हैं पूत के पांव पालने में दिखे हैं और संदेश मिल रहे हैं, वो तो साफ साफ मना कर रहे हैं। नहीं भाई, मना कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ के जिस दिन मतदान में रहना था, जिस दिन INDIA गठबंधन की तरफ से सब लोगों को बुलाया गया था, उसमें वो नहीं पहुंचे थे, तो मुझे लगता है कि ये संदेश पर्याप्त हैं। और राजनीति में अगर कहीं से धुआं निकल रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं आग जल रही है। तो सर, आप इन सब लोगों से निपटने के लिए क्यों इतने आतुर हैं सर? नहीं, हम निपटने के लिए आतुर नहीं हैं। निपटना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास की तरफ जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जितने अधिक से बिना जयंत वगैरह के ये विकास हो नहीं पा रहा है। नहीं, जितनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ रहेगा उतना अच्छा रहेगा। आपको भी लगता होगा कि आपकी टीम बढ़ेगी तो आपका चैनल बढ़ेगा, सभी लोग कोशिश करते हैं। तो एक राजनीतिक, नहीं, आप सब लोग के लिए तो मैं मंत्री पद की कामना भी करता हूं। मैं तो आप सबकी तरक्की चाहता हूं। नहीं। सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई, ये विकास करना चाहते हैं और उसमें कुछ सहयोगियों की ज़रूरत है, तो उनको सहयोगियों को छोड़ने में आपको क्या परेशानी? इनको दे दीजिए। अब विकास में इनको जयंत चौधरी भी चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, मैं संजय चौधरी जी को सुन रहा था और उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के लोग घमंड में बोलते हैं। राजनीति में घमंड की जगह नहीं है। हाँ, यह सच है कि राजनीति में दावे किए जाते हैं, मेहनत की जाती है, समीकरण बिठाया जाता है, और ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी दावा करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव में क्या बोल रही थी, पंजाब के चुनाव में क्या बोल रही थी, कर्नाटक के चुनाव में क्या बोल रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी? देखिए, हम एक बात केवल कह सकते हैं। ठीक है, ब्रजेश जी ने पूछा कि आखिर आप कैसे बदल करके वोट मांग सकते हैं, और आपसे पूछा कि आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं। भाई, सैद्धांतिक कोई विरोध अगर आपका करता है तो आप राजनीति माफ कर सकते हैं, लेकिन सत्ता के लालच में आपको कोई मां बहन की गाली दिया हो, सार्वजनिक मंच से दिया हो, मुझे अभी भी भरोसा है ब्रजेश जी कि भारतीय जनता पार्टी में 80% लोग नहीं सर, वो तो पिछले चुनाव में दिया था, लेकिन वो कौन सी बात लोग अभी भी स्वाभिमानी गाली वाली की बात वो गाली नहीं भूल सकते। एक्सपायरी हो गई सर, वो कहाँ पिछले चुनाव में? पुरानी नहीं। संजय चौधरी जी रुकिएगा, मैं दूंगा समय, प्लीज वेट। हाँ, देखिए ब्रजेश, वो एक्सपायरी है सर, संजय जी रुकना पड़ेगा। हाँ, बोलिए, कंप्लीट करिए सुनील जी। ठीक बात। भारतीय जनता पार्टी मां बहन की गाली भूल सकती है, लेकिन जिस व्यक्ति में थोड़ा सा मान सम्मान स्वाभिमान होगा, जिस जिंदा आदमी में थोड़ा भी स्वाभिमान होगा, वो मां बहन की गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनील जी वेट करिए, अब आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और अगला 20 सेकंड। किसी में स्वाभिमान हो या ना हो, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, थैंक यू, शुक्रिया आपका। अब संजय चौधरी रिस्पॉन्ड करेंगे। सर, मैं 20 सेकंड इस राउंड में दे पाऊंगा आपको, बोलिए संजय चौधरी। ब्रजेश भाई,
आप आकलन करेंगे और आकलन करेंगे कि 400 सीट मिलेगी। मैं समझता हूं कि राजनीति की पाठशाला के बाहर खड़े होने वाला व्यक्ति भी उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक दलों को 400 सीट मिलेगी। गाली वाली बात पे सर कुछ कह रहे थे, ऐसा सपना, गाली वाली बात पे नहीं, गाली कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? सैद्धांतिक बात है। समाजवादी पार्टी का जन्म होता है गैर कांग्रेसवाद के आधार पर। पूरी की पूरी राजनीतिक विचारधारा इस देश में गैर कांग्रेसवाद के आधार पर जन्म लेती है। लोहिया पूरा जीवन कांग्रेस के विरोध में नष्ट कर देते हैं, वो होम कर देते हैं, और उसके बाद समाजवादी पार्टी कहां चली जाती है? उस कांग्रेस की गोद में जाकर खेलने लग जाती है। ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा को कैसा लगता होगा कि कभी कांग्रेस के साथ जाते हैं, कभी बसपा के साथ। सुनील साजन जी, आप सीख नहीं पाए इस गाली कांड से, आप सीख नहीं पाए सुनील साजन जी कि राजनीति में उपयोगिता महत्वपूर्ण है। सर आप गाली दिल से लगाए बैठे रहो सर, सर्वचार हो रहे होंगे। उपयोगिता का सिद्धांत है सर, आप गाली दिल से लगाए बैठे हो। अरे भूलो, पुरानी बात है, उपयोगिता का सिद्धांत। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कह सकता हूं, आपके कार्यक्रम में कह सकता हूं, जिसमें थोड़ा स्वाभिमान होगा। क्या जीत हार? अरे आप इसलिए जीत रहे हैं कोई आपकी मां बहन की गाली दे, आप इसलिए सरकार में कोई आपकी मां बहन की गाली दे और आप बर्दाश्त कर जाएं। आउट ऑफ टर्न में अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं, चूंकि ये डिबेट का मायावती को चलाने वाले मायावती के चरणों में लेट जाते हो। अरुण राजभर की बात करते हैं, क्या है ये? आपने क्या, एक दोनों शांत हो जाएं। जो मुख्य मुलजिम आप दोनों की नजर में है वो सामने बैठे हैं। बताओ भाई ये क्या है? इस पे क्या माफी उफी मांग के बात खत्म करो। अरुण की आवाज नहीं पहुंच रही है। आवाज आ रही है? अपमान और सम्मान की बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, ये हमारे बड़े भाई हैं श्री सुनील साजन जी, ये कह रहे हैं कि सम्मान अपमान पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। देखिए, इनको यह बात याद करनी चाहिए कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को चिट्ठी किसने लिखा था अपमान करने के बाद? ये बात भूल जाते हैं। चाचा श्री शिवपाल यादव जी को जब धक्का मार के भगाया गया था तो सबसे ज्यादा मंच पर बैठ करके यही गाली दे रहे थे। ये अपमान भूल जाते हैं। और सबसे ज्यादा जब बंगला मिलता है, उनको सिक्योरिटी मिलती है चाचा को, तब सबसे ज्यादा डिबेट पे आकर के बीजेपी के एजेंट किसने बताया था? ये बात अपने ऊपर पहले गिरेबान में नहीं, वो राजनीतिक आरोप अलग बात है, वो गाली वाली भाषा थोड़ी नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को यही समाजवादी पार्टी ने क्या क्या नहीं कहा था? ये जितने ये इनके इर्द गिर्द रहते हैं, चिट्ठी लिख करके क्या आप शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया था? आपको रिग्रेट है इस बात का जो आपने और आपके पिताजी ने भाषा इस्तेमाल की? देखिए, हम पुरानी बातों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। जैसे आपने एक बात बड़ा बढ़िया कहा है, उपयोगिता। राजनीति में जनता अपने आप को उपयोगिता बनाती है कि हमारा पकड़ ली लाइन, देखो वाह, अप्रिशिएट। अपना उपयोग कैसे करना, अपना विकास समाज का कैसे कराना, और समाज की विकास ही प्राथमिकता। और देखो ये सुनील साजन ना गाली को कोट बना के पहने हुए हैं। अरे भूल जाओ भैया, इसीलिए तो अपना जिला एक भी सीट नहीं जितवा पाते हैं। ये ठीक, अगला 20 सेकंड चूंकि आपने पर्सनलाइज अटैक किया है तो अब सुनील साजन जवाब देंगे। तो न अपना बूथ जीत पाते हैं, न अपना विधानसभा जीत पाते हैं, न अपना जिला जीत पाते हैं। ठीक, ये आपने सही बात कही, उपयोगिता। तो आपकी उपयोगिता है तो आप किसी को गाली दे दोगे, किसी से बदतमीजी करोगे? मैं किसी के साथ गाली नहीं किया। अगर गाली देता तो उत्तर प्रदेश की जनता हमें स्वीकार नहीं करती, हमें स्वीकार कर रही है। ठीक, हमारे स्वीकारेगी तो गाली दोगे सर, स्वीकारेगी तो गाली दोगे। गाली तो समाजवादी पार्टी हमको दे रही है। ठीक, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। सुनील साजन से 20 सेकंड है, आप रिस्पॉन्ड करें। सुनील साजन ओनली 20 सेकंड। थैंक यू अरुण, प्लीज वेट, अरुण प्लीज वेट, प्लीज कोऑपरेट, अरुण प्लीज कोऑपरेट, 20 सेकंड। एक तो जैसे ही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हम लोगों को छोड़ करके गए, तो उसी जनपद मऊ में जहां उपचुनाव हो रहा है, वहीं पर इनके एक एक पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है और उनकी श्रद्धांजलि भी मनाई, जिसको हम अच्छा नहीं मानते। एक और दूसरी बात, मैं बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूं, संजय चौधरी भूल सकते हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो मां बहन की गाली नहीं भूलेंगे और उसकी सजा जरूर देंगे। अच्छा? आज योगी जी पे बड़ा आपको एतबार और विश्वास हो रहा है, और बात कहते हैं उन पर तो उन पे भरोसा नहीं करते हो। ये वाली बात पर बड़ा भरोसा कर रहे हो। एक सेकंड अरुण, ये गेम पे फंस गए हैं, रुक जाओ, गले नहीं लगा सकते। इस बात पर बड़ा एतबार है योगी जी पे आपको, ऐसा क्या विश्वास है? नहीं, वो इसलिए मुझे इतना भरोसा है कि वो मां बहन की गाली। सर ये भरोसा कहीं से तो आया होगा ना कि योगी जी ये चीज नहीं मान, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं, इसका मतलब कि वो कुछ ठीक किए होंगे तभी। और जो मुझे जानकारी है वो इस चुनाव के बाद
उनका डंडा सोंटा जो भी मतलब उनके पंथ में चलता है जी वो जरूर चलेगा लोगों पर। देखिए, ओके, हम- सुरेंद्र हम राजपूत इस पे जी 10 थैंक यू। सेकंड हम बोलेंगे। सुरेंद्र राजपूत 10 जी सेकंड बोलेंगे, भाई। नहीं देंगे समय, अगर बचेगा 10 सेकंड मिलेगा। सुरेंद्र राजपूत जी बोलेंगे। भाई देखिए, मैं कहता हूं कि ना राजनीति में उपयोगिता बनाए रखिए, लेकिन यह है कि गाली गलौज की भाषा भी ठीक नहीं है। सुरेंद्र जी, 3-4 चीज़ें बड़ी साफ है। अभी संजय जी कह रहे थे बाकी लोगों को खैर क्या जवाब देना, अगर वो किसी के साथ समझौता ना करे तो नोटा से भी वोट कम मिलते हैं। हैं? अगर वो किसी के साथ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर वो किसी के साथ समझौता ना करें तो नोटा से भी वोट कम ये मिलते किसके हैं। लिए कह रहे हो? छोड़ दीजिए अभी हम मतलब क्यों हमारी- छोड़ें सर? एक किसके मिनट लिए सर, कहे हो? अब जो मेरी बात सुनिए, संजय जी की बात है। संजय जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि सिद्धांत के नाम पर लोहिया जी की आत्मा रो रही होगी, फलाने की ढिमकाने की ऐसे हो रही होगी। तो संजय जी, हिंदू महासभा को भंग किया, जनसंघ बनाई। जनसंघ को सत्ता की लोलुपता के लिए आपने जनता पार्टी में विलीन कर दिया। कौन से नीति से, कौन से नियम से, कौन से सिद्धांत से? और उसके बाद जब जनता पार्टी की सत्ता की मलाई चाट ली, आपकी सरकार फिर गिर गई, तो उसके बाद आपका नया उदय हुआ भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद का चोला नकली ओढ़ा और नकली चोला ओढ़ करके पीडीपी से अलायंस कर लिया। कौन सा सिद्धांत है आपका? और उसके बाद अभी लेटेस्ट सुन लीजिए, ब्रजेश जी, 3-4 दिन पुरानी है। कर्नाटक में पीएफआई को बैन कर रही है, पीएफआई को आतंकवादी संगठन बता रही है भारतीय जनता पार्टी, और हम भी चाहते के बैन किए हैं उसको। लेकिन उसी की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई से समझौता करके इन लोगों ने तिरुचिरापल्ली या कौन सी तेलीपल्ली टाइप की कोई एक नगर पंचायत है, उसको वहां पर एसडीपीआई को समझौता करके उनको अपने वोट दे दिए। ये भारतीय जनता पार्टी की कौन सी नीति है, कौन सा सिद्धांत है, कौन सा चेहरा है, ये हमें बताइए। आपने कहा किसी के साथ गठबंधन न करें तो कुछ लोग नोटा से कमाएंगे, ये आपने ये किसके लिए मैं कहा? आपसे फिर से कहता हूं, ये बिल्कुल स्पष्ट अगर है। अरुण राजभर के लिए कहा है तो खुलकर कहो। नहीं नहीं, हमने जो कहना था हमने कह दिया। लेकिन मैं आपको हमारी मुख्य लड़ाई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से क्या नाम, पोरबंदर अरुण, से मैं लेकर- समय दूंगा आपको, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पोरबंदर से लेकर के अगरतला तक हमारी Thank you, सुरेंद्र जी। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी ये जरूर बताए कि आतंकवादी पीएफआई से इनका संबंध क्या है। बहुत शुक्रिया हेमंत क्यों तिवारी जी। क्या पीएफआई से ये ओम प्रकाश लोग राजभर के- समझौता करके नगर पंचायत बहुत की शुक्रिया। सीट जीतते क्या हैं? ओम प्रकाश राजभर के हेमंत तिवारी जी साथ आने से बीजेपी अलायंस को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़त मिली है और वो अपने मतदाता को कन्विंस कर पाएंगे कि वो बीजेपी को वोट दें? बहुत बड़ी बढ़त मिली है। अभी तो सूक्ष्म दिख रहा है, लेकिन गाजीपुर जहां एक सीट भाजपा नहीं जीती, मऊ में खाली एक सीट जीती, जौनपुर, कई ऐसी कम से कम 6 से 7 पार्लियामेंट्री ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां राजभर वोट बड़ा मैटर करते हैं। और मेरी अपने तजुर्बे की बात है कि राजभर वोटों पर 90% से ज़्यादा प्रभाव दबाव अभी भी ओम प्रकाश राजभर का रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल कर क्या रही ब्रजेश जी, 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीटें हारी थी या असेंबली इलेक्शन में जहां कमजोर परफॉर्मेंस था, वहीं वो बड़े नेता जो उनसे साथ नहीं है उनको साथ ला रहे हैं। मतलब वहां की जो वीक लिंक्स है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बता दूं आपको, दारा सिंह चौहान इसीलिए आए हैं कि दारा सिंह चौहान के आने से कम मऊ और लालगंज 2 ऐसे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ उनको मदद मिलेगी। ओपी राजभर कम से कम 5 से 7 पार्लियामेंट्री क्षेत्रों में प्रभाव डालेंगे। तो ओम प्रकाश राजभर निश्चित रूप से, कोई कुछ कहे, ओम प्रकाश राजभर एक बड़ा फैक्टर है पूर्वी उत्तर की पॉलिटिक्स में, खासतौर से तब जब बड़े वोट चंक का इलेक्शन हो, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो या इस तरह के इलेक्शन हो। ऐसे ही आप बात जयंत चौधरी कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के झंडे में जयंत चौधरी पहले से हैं, और आप देखिएगा आज नहीं तो कल आपके प्रदेश दिखेगा, क्योंकि वहां की जो कमजोरियां हैं उसको दूर करना चाहते हैं। कल भी मैं उनका लेट इवनिंग एक स्टेटमेंट सुन रहा था, वो तो पॉलिटिक्स है ब्रजेश जी। राजनीति में जुबान क्या, अमल क्या, दोनों में बुनियादी फर्क होता है, जमीनी फर्क होता है। ये बहुत बार देखा गया है, कई बार तो ऐसा देखा गाली तो नहीं देते हैं सर, मरहूम अजीत गाली सिंह, तो नहीं देते सर। हाँ वो गाली वाला विषय आपने, राजनीति में सब बर्दाश्त होता है, माँ बहन करते हैं। अच्छा सही बताइए, कौन हमारे साथ है तो पूज्य हैं, बड़े सम्मानीय हैं,
अब पीठ पीछे सब गाली थैंक देते हैं। यू ओम हेमंत प्रकाश जी, राजभर ने शुक्रिया। थोड़ा खुल करके सामने अगला दे दिया 20 था। सेकंड में अब अरुण वही राजभर शुरू को कर दूंगा, रहा है। चूंकि वो कुछ उनकी बात रह गई थी। अब आप अपनी बात कह सकते हैं अरुण जी। कांग्रेस पार्टी और सपा, ये दोनों दल के नेता कभी भी नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग का कोई लीडर उभर करके राजनीति में अपना कदम रखे, और इनकी कोशिश भी हमेशा यही रहती है, चाहे वो सेंट्रल की राजनीति हो चाहे स्टेट की राजनीति हो। यही हश्र रहा कांग्रेस और सपा का। तो 2024 छोड़ के ये 2047 किसके लिए इन्होंने कहा कि नोटा से भी कम अकेले नहीं, गए नहीं, तो? ठीक बात है। आज हमारे 6 विधायक हैं, औकात है इनके तो 2 विधायक इनके साथ। अरे औकात की बात मत क्या करो बात है, भाई, आप बताओ। औकात एक हमने सेकंड, सबकी हेलो, देख हेलो, रखी हेलो, है। हेलो। नहीं नहीं, नहीं, एक औकात सेकंड, की क्या सुनिए। बात है? आंकड़ा बताओ। ये बदतमीजी वाली भाषा या गाली गलौच वाली भाषा आप भाजपा के सीनियर साथ आदमी करिए। हैं, क्यों उधर मुंह लगा? नहीं नहीं, भाजपा के साथ करिए गाली गलौच वाली भाषा। औकात औकात एक औकात सेकंड ओमप्रकाश रुकिए। की क्या है, औकात अरुण राजभर की क्या है, औकात सुभाषपा की क्या है? औकात की बात कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी औकात क्या है? नोटा से वोट कमाते हैं, बकवास कर रहे हैं, औकात की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की औकात की बात आप करेंगे? कांग्रेस की औकात की बात बहुत बहुत करेंगे? धन्यवाद। दो कौड़ी के लोग, कांग्रेस को मौका नहीं दो कौड़ी के लोग कांग्रेस की औकात सर की बात ऐसे करेंगे? मत बोलें सर, आप नहीं, कैसे नहीं, इस ये तरह ना औकात का कहें। क्या मतलब है? दो कौड़ी वाली नहीं बात। नहीं, औकात का ये 2 कौड़ी के भी महंगे हैं अगर ये बदतमीजी की भाषा की बात करेंगे। पूरे प्रदेश में ये गाली गलौच भाजपा से करे, भाजपा झेल लेगी इनको। हम लोग नहीं झेलने वाले हैं गाली गलौच की भाषा। जितना हमें गाली गलौच की भाषा को अरुण राजभर कांग्रेस नहीं झेलेगी। रही बात औकात की, तो तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी पार्टी की औकात क्या है, ये भी जनता दिखाएगी। क्यों तो और सुरेंद्र सारी- जी, सुरेंद्र जी, नहीं नहीं, ये गलत आउट बात ऑफ प्रोपोर्शनेट आप नहीं नहीं, ये गलत क्या, ये औकात का क्या आपने मतलब कह है? दिया, हो गया। संजय चौधरी झोले तो लिपटा के घूम गाली रहे हैं। गलौच को, संजय चौधरी झेले, संजय चौधरी की पार्टी झेले। बेशर्मी की हमसे तरह क्या बात करते मतलब हैं जो ना, है? बेशरम ये है, निर्लज ये है, नीच ये है। क्या तो सर, हमने मैं कहा इस ना, तरह की नीच, किसी बात को निर्लज, सर इंडोर्स बेशरम नहीं ये है, करता हूँ। और तुरंत मैं आप सबका पीछे धन्यवाद से देता हूँ सर। मुझे दूसरों मैं को सर गाली गलौच इस तरह करेंगे, डिबेट और ना उसके करें बाद सर। रुक जाएं सर, रुक तुरंत जाएं। दूसरों के पीछे से- बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्या बहुत बहुत बदतमीजी शुक्रिया। है? ऐसे ना करें सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, भारत समाचार ने पिछले दिनों बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट गलत तरीके से लगाए जाने या अधोमानक या ख़राब और घटिया लिफ्ट लगाए जाने का, और उससे तमाम लोग घायल हो रहे हैं, कुछ एक लोगों की मृत्यु भी हुई। और इन असुरक्षित लिफ्ट पर भारत समाचार ने एक बड़ी मुहिम चलाई है। अब इस मुहिम का असर ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अगले सत्र में लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम लेकर आ रही है, जहां पर ये मानक स्थापित किए जाएंगे कि किस बहुमंजिला इमारत में किस कैटेगरी की और कौन सी लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाए, ताकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रह रहे लोग सुरक्षित रह सकें, उन्हें चोट न लगे या वो अपने परिजन न खोएं। लिहाजा सुरक्षित लिफ्ट की ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक ये अधिनियम उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।